आपने कभी ये सोचा है कि जो भी सुविधा आपको आसपास मिल रही है वो अगर अचानक से मिलना बंद हो जाए, मतलब ना आप अपने फ़ोन यूज़ कर पा रहे हैं, ना ट्रैवल करने के लिए कोई व्हीकल यूज़ कर पाएँ, ना इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर पाएँ, तब क्या होगा? तब बच्चों हम चले जाएंगे अपने राजाओं महाराजाओं के भी पहले के काल में, जहाँ पे लोग ना सोना के बारे में जानते थे, ना चांदी जानते थे, ना लोहा जानते थे। लेकिन उस टाइम भी अर्थ में ये सब सारे मटेरियल्स थे, लेकिन वो किस फॉर्म में थे? रॉ मटेरियल्स, जो कि ओर के फॉर्म में थे। लेकिन उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम लोग कैसे मेटल्स को उसमें से एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों में समझ आई, टेक्नोलॉजी आई, फिर लोगों ने स्टार्ट किया मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना और उसका यूज़ करना ताकि हमारा डेली लाइफ आसान हो सके। तो मैं मधु, आपकी केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम मिधा गुरु। आज जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं वो है मेटलर्जी, और हम लोग मेटलर्जी के पूरे चैप्टर को वन शॉट में आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चों आप रेडी हैं? और इस चैप्टर के एंड में हम लोग प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे बिना किसी के हेल्प से। तो आज के क्लास में जो कंटेंट हम कवर करने वाले हैं वो सबसे पहले हम जानेंगे कि इतने सारे जो एलिमेंट्स है, दैट इज़ 118, वो कैसे क्लासीफाई हुए हैं। फिर एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होता है। फिर हम लोग मेटल्स के एक्सट्रैक्शंस के प्रोसेस पढ़ेंगे, क्या क्या एक्सट्रैक्शंस है, कौन कौन साइंटिस्ट का योगदान है। बेसिकली फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में बेयर्स प्रोसेस है जो कि बेयर साइंटिस्ट ने बनाया था। फिर हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस है जो कि हॉल एंड हेरोल्ड साइंटिस्ट ने दिया है ये प्रोसेस। फिर उसके बाद एक हुब्स प्रोसेस भी है जो कि हुब्स साइंटिस्ट ने दिया है। तो लास्ट में हम लोग कवर करेंगे एलॉयस और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये पता है कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स नोन हैं और इन एलिमेंट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज़ मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और इनका जो डिवीज़न है वो किसके बेसिस पे किया गया है? इनके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो बच्चों हमें ये पता है कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स में से 93 एलिमेंट्स क्या है? 93 एलिमेंट्स आर मेटल एंड रेस्ट आर आइदर नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो बच्चों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो जैसे कि हमें पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स हैव हाईली मेलिएबल, मेटल्स आर डक्टिलिटी। क्यों? क्योंकि उन्हें थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल्स को हम थिन प्लेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल्स के शाइनिंग सरफेस होती है। और अगर हम बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की तो मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि मेटल्स अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करती है या फिर डोनेट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम मेटल की बात करें तो हमें पता है कि सोडियम के पास 11 है इसके एटॉमिक नंबर। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2, 8 एंड 1। इट मीन्स दैट सोडियम मेटल को अपना नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा, और यही कारण है कि मेटल्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो जस्ट अपोजिट होती है किसकी? मेटल्स से। लेकिन अगर कुछ एक्सेप्शन को अगर हम साइड में रखें तब। लेकिन अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये अपने आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है किसके लिए? टू अचीव नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन के एटॉमिक नंबर होते हैं 17। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा? 2, 8, 7। तो अब क्लोरीन को अपना नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो इसके पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये था प्रॉपर्टी मेटल, नॉन मेटल का। और अगर हम बात करें मेटलॉइड्स की तो मेटलॉइड्स के पास कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की भी होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की भी होती है। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम,
these are the example of metalloids. Now next, तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो अब हमें एक्टिविटी सीरीज क्यों बनाना पड़ा मेटल्स का? तो इसलिए क्योंकि हमें ये पता है कि जितने सारे जो मेटल्स हैं ये सब मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। जैसे कुछ मेटल्स विगोरसली रिएक्ट करते हैं, बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनको हम केरोसिन ऑयल में भी रखते हैं क्योंकि इन्हें अगर एयर के कांटेक्ट में रखा जाए या वाटर के कांटेक्ट में रखा जाए तो विगोरसली रिएक्ट कर जाते हैं उनके साथ। लेकिन कुछ मेटल्स जो होते हैं ना वो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि कॉपर, गोल्ड का हम ज्वेलरी भी पहनते हैं, उन्हें हम धो भी सकते हैं, धोते भी हैं, या फिर उन्हें एयर के भी कांटेक्ट में रखते हैं तो वो ईज़िली कोरोड नहीं होते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि इतने सारे जो मेटल्स हैं ना उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है। और ये कैसे डिफरेंट होती है, ये किस पे डिपेंड करता है? इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इसका मतलब कि हमें ये पता है कि जो अल्कली मेटल्स जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना इजी होता है और यही कारण है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये है बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज़ किसकी? मेटल की। तो आपको ध्यान रखना है पोटाशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन। देखिए हमें फोकस करना है हाइड्रोजन पे जो कि एक नॉन मेटल है। उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है और अगर बॉटम टू टॉप जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। अब इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि बच्चों जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो हायर ऊपर पे जितने भी मेटल्स हैं वो अपने लोअर मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें आयरन सल्फेट की, अगर हम आयरन सल्फेट का रिएक्शन अगर हम कॉपर के साथ कराएं तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज़ में आयरन से नीचे आ रहा है, तो ये कॉपर आयरन को यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं कर सकता। और वही अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट की, अगर हम कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में आयरन रेल ऐड करते हैं तो आयरन क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो क्या करता है आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि FeSO4 बन गया और कॉपर एज अ प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये था एक ये कौन सा रिएक्शन होता है, इसे हम एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये था बच्चों एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। नाउ नेक्स्ट, तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि मेटलर्जी आखिर होता क्या है। तो मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं कुछ मिनरल से। तो मेटलर्जी इज अ प्रोसेस in which metals are extracted from their ores, है ना। मेटल्स को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? उसके ओर्स से या कुछ मिनरल्स से। तो मिनरल्स और ओर में क्या डिफरेंस है बच्चों? एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि सारे मिनरल से हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट हम सारे ओर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों? सबसे पहले मिनरल्स होता क्या है? तो मिनरल्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें मेटल्स तो होते हैं और साथ ही साथ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। और इम्प्योरिटीज़ कैसी इम्प्योरिटीज़ हो सकती है? जैसे कि रॉक, सैंड, लाइमस्टोन, सॉइल, ये सब इम्प्योरिटीज़ होती है, तो इसे बोलते हैं मिनरल्स। तो और भी क्या है? तो और भी एक तरह का मिनरल्स है जिसमें हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे? जो कि प्रॉफिटेबल हो और हमारे लिए इजी हो। अगर उसका एक्सट्रैक्शन इजी नहीं हो, अगर उसका एक्सट्रैक्शन वेरी डिफ़िकल्ट हो या फिर बहुत एक्सपेंसिव हो उसका एक्सट्रैक्शन, तो वो उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि वो मिनरल्स है। और जिससे हम लोग मेटल्स को ईज़िली और हम लोग चीपली उसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं।
तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, सारे मिनरल्स ओर नहीं हैं, लेकिन जितने भी ओर्स हैं ऑल ओर्स आर मिनरल्स, क्योंकि ओर्स तो मिनरल ही है। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि मिनरल्स और ओर में क्या डिफरेंस है। मिनरल्स मतलब दोनों का सेम ही है कि उसमें भी मेटल्स है, इम्प्योरिटीज़ दोनों में है, बट हाँ डिफरेंस ये है कि मिनरल से हम लोग सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट हो या फिर बहुत एक्सपेंसिव हो उसका एक्सट्रैक्शन। लेकिन हाँ, ओर्स से अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट करें तो उसका एक्सट्रैक्शन आखिर ईजी ही होगा या फिर वो प्रॉफिटेबल होगा हमारे लिए। नाउ नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं मेटल्स के एक्सट्रैक्शन पे। अब हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है किसी भी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पे वो मेटल मिल रहा है, ज्योग्राफिकल लोकेशन से, फिर कहाँ पे रिजर्वर है ओर्स का। अगर हमें ये पता चला तो वहाँ से हम लोग ओर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग इंडस्ट्री में क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, उससे हम लोग मेटल्स को निकालते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं मेटल्स को, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें अपने डेली लाइफ में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का, जो कि हर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में काम आएगा, दैट इज़ क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। इसका मतलब सबसे पहले जो हमें ओर्स मिला उसे हमें क्रश करना है, उसे फाइन पाउडर में उसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये पहला प्रोसेस है। फिर दूसरा प्रोसेस क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसका मतलब जैसे हमें ओर मिला तो हमें ये पता है कि उसमें मेटल्स भी है, उसमें बहुत तरह की इम्प्यूरिटीज़ भी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब कि हमें प्योर फॉर्म चाहिए ओर का। ठीक है, तो उसके लिए हमको सारा इम्प्यूरिटीज़ को अलग करना होगा। तो ये प्रोसेस किस में आ जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और इस मेथड को हम लोग 4 तरह से करते हैं। पहला मेथड क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा है फ्रोथ फ्लोटेशन, तीसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन, एंड फोर्थ है केमिकल मेथड, जिनको हम लीचिंग भी बोलते हैं। और इन सब को हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे। इसके बाद अगर इम्प्यूरिटीज़ अलग हो गया तो अब हम उस मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे। और हम इसका ऑक्साइड क्यों बनाते हैं, क्योंकि ऑक्साइड अगर एक बार बन गया तो वहाँ से हम उसका रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को रिमूव कर लेंगे, जो कि ईजी प्रोसेस है, और वहाँ से हमें मेटल मिल जाएगा। और हमें चाहिए भी क्या, मेटल ही चाहिए। तो तीसरा प्रोसेस है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो आइदर रोस्टिंग करते हैं या कैल्सिनेशन करते हैं ताकि मेटल्स का हमें ऑक्साइड मिल सके। उसके बाद फोर्थ प्रोसेस है रिडक्शन। अब यहाँ पे हम लोग कुछ आइदर रिड्यूसिंग एजेंट या फिर इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करते हैं ताकि हम ऑक्सीजन को अलग कर सके उसके ऑक्साइड से, मेटल के ऑक्साइड से। फिर लास्ट प्रोसेस आ जाता है रिफाइनिंग। अब हमको उसको लास्ट प्रोसेस में पूरा हमको प्योर फॉर्म चाहिए ताकि हम उसको यूज़ कर सके, है ना। तो उसके लिए फिफ्थ प्रोसेस आता है रिफाइनिंग। तो इसका भी 3 मेथड है, वो हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे, और उसके बाद हमें मिल जाएगा प्योर मेटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है, चलिए हमें पता ही है कि हमें क्रश करना है, क्रश कर लिए। अब दूसरा प्रोसेस क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आ जाएगा ग्रेविटी, फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड केमिकल मेथड। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर आखिर होता क्या, उसका डेफिनेशन समझ लीजिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग और वी कैन से impurities, the rocky impurities like silicon dioxide present in the ore is called as concentration of ore। मतलब इसी impurities को रिमूव करना को ही हम बोलते हैं concentration of ore, जो कि 4 तरह से हम कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल का हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कौन सा ओर है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में जो सबसे पहला मेथड है दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन, और यू कैन से हाइड्रोलिक वॉशिंग। और इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें हम लोग वाटर की बरसात करने वाले हैं टू रिमूव इम्प्यूरिटीज फ्रॉम देयर ओर। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसके ओर को सेपरेट करते हैं, आयरन ओर और टीन ओर को। तो चलिए समझते हैं इस
मेथड का प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द डेंसिटी। अगर मान लीजिए आपके पास ओर है जिसका डेंसिटी ज़्यादा है और उसका इम्प्यूरिटीज़ जो है उसका डेंसिटी कम है, तो इस मेथड से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इसका अपरेटस है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं वाइब्रेटिंग टेबल बना हुआ है और जिसके पास ग्रोब्स है, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट पे हम लोग ओर्स प्लस इम्प्यूरिटीज़ को रखते हैं, ठीक है। और हमें ये पता चला बच्चों कि ओर का डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू इम्प्यूरिटी, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो हम लोग यहाँ इसे रखेंगे और यहाँ से वाटर आएगा, ठीक है। और क्योंकि इम्प्यूरिटीज़ लाइटर वेट का है तो यहाँ से ये फ्लो कर जाएगा और इस कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ आपके पास वाटर सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ भी है तो ये भी इसके साथ आकर इस कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो ग्लोब्स आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा क्या? ओर्स। तो इस मेथड से हम लोग ओर और इम्प्यूरिटीज़ को सेपरेट कर लिए, ठीक है। हमारा मेन एम भी यही था। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मतलब इसमें फ्रोथ बनता है, इट मीन्स झाग बनता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल ये है कि आइदर ओर और इम्प्यूरिटीज़ शुड हैव आइदर हाइड्रोफोबिक नेचर और हाइड्रोफिलिक नेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो ओर है वो है हाइड्रोफोबिक नेचर का। हाइड्रोफोबिक क्या होता है? जिसको फोबिया हो वाटर से। और मान लीजिए आपके पास इम्प्यूरिटी है जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। तो हाइड्रोफोबिक क्या है? फोबिया है उसे वाटर से, तो यानी कि वाटर से वो दूर रहना चाहेगा। तो ये इसका अपरेटस है, इसका सेटअप है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हम लोग कंप्रेस्ड एयर को पास करते हैं थ्रू सस्पेंशन। तो क्या बनता है? झाग बनता है। और हमें पता है कि और जो है क्या है? हाइड्रोफोबिक नेचर का है, यानी कि वो वाटर से दूर रहेगा। तो ये झाग के फॉर्म में हो गया हमारा और जो इम्प्यूरिटी है क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होगा, क्योंकि हाइड्रोफिलिक नेचर का है, तो इम्प्यूरिटीज़ ये कंटेनर में ही कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग और को कलेक्ट कर लेंगे। तो ये भी मेथड से हम लोग और इम्प्यूरिटीज़ को सेपरेट कर लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और नाम से ही जैसे समझ में आ रहा है आइदर और इम्प्यूरिटीज़ मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। तो इस मेथड से हम लोग उसे सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो ओर है वो मैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है। और जो आपका इम्प्यूरिटी है इसमें वो नॉन मैग्नेटिक नेचर का है। तो इस मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग पास करा रहे हैं ओर और इम्प्यूरिटीज़ को। और ये एक मैग्नेटिक रोलर है जो कि कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से और इम्प्यूरिटी दोनों आएगा, लेकिन ये जो एंड है इसको बनाया गया है मैग्नेटिक नेचर का। तो हमें ये पता है कि और जो है वो भी मैग्नेटिक नेचर का है, तो इसके साथ स्टिक हो जाएगा। और क्योंकि इम्प्यूरिटी नॉन मैग्नेटिक का है तो वो यहाँ से उड़ के इधर अलग हो जाएगा, है ना। और मैग्नेट यहाँ से सेपरेट हो गया, और जो है वो इधर सेपरेट हो गया क्योंकि मैग्नेट जो है वो यहीं तक लगा हुआ है, तो यहाँ से फिर ये कलेक्ट हो जाएगा। तो इस मेथड से हम लोग सेपरेट कर दिए किसको? और इम्प्यूरिटीज़ को। तो अब इसको हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ टिन स्टोन के लिए हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट दैट इज़ फोर्थ मेथड, दैट इज़ केमिकल मेथड और लिचिंग मेथड। तो इसमें इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इम्प्यूरिटीज़ आर रिमूव्ड बाय, इसमें जो इम्प्यूरिटीज़ जो बन रहा है उसको हम लोग रिमूव करते हैं बाय फिल्टरेशन या उसको ड्राई करके, है ना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो और है उसमें हम लोग कुछ रिएजेंट ऐड करते हैं, ठीक है। और रिएजेंट ऐड करने के बाद जो हमारा और है आइदर और अगर सॉल्युबल है उस रिएजेंट में तो इम्प्यूरिटीज़ क्या होगा? वो प्रिसिपिटेट फॉर्म कर लेगा, तो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है ना। तो इसका जो मेथड है, ये जो मेथड है हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर, गोल्ड और
एल्यूमिनियम, और ये मेथड का यूज़ एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर में एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए हमें केमिकल मेथड और लिचिंग मेथड का यूज़ करना है। तो अभी तक हम लोग समझ गए सेकेंड मेथड। अब हम आते हैं अपने थर्ड मेथड पे, दैट इज़ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो अब हमें इम्प्योरिटीज़ अलग हो गया ओर से, ठीक है। तो अब उस ओर में मेटल है, तो मेटल का हमें क्या बनाना है, उसका ऑक्साइड बनाना है। तो ऑक्साइड बनाने के लिए हमें दो मेथड का यूज़ करना है, दैट इज़ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, उस ओर को, उस मेटल को हम लोग हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। तो क्या होता है, वहाँ से मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। तो इसमें बेसिकली हम लोग फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड का यूज़ करें, और इसको अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसे बर्न करें तो क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गया। तो यहाँ से हमें मेटल का ऑक्साइड मिल गया। ये क्या था, रोस्टिंग। और दूसरा क्या है, कैल्सिनेशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बर्न करते हैं इन एब्सेंस और वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग कार्बोनेट्स का ऑक्साइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो कैल्शियम का ऑक्साइड बन गया, मतलब मेटल ऑक्साइड बन गया, और CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ये था थर्ड मेथड। अब फोर्थ मेथड मैंने क्या बताया था, हमें करना है अब रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए हमें यूज़ करना होगा आइदर रिड्यूसिंग एजेंट या फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करना पड़ेगा। अब जब हमें मेटल का ऑक्साइड मिल गया तो अब हमें ऑक्सीजन को अलग करना है। तो ऑक्सीजन को अलग करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक होता है केमिकल रिडक्शन, जिसमें हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। और नहीं तो फिर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करेंगे। तो अब देखिए बच्चों, हमें ये पता है ना कि हमने देखा रिएक्टिविटी सीरीज़, तो हमने ये जाना कि मेटल्स जो हायर पे हैं उनका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम, ये अगर, क्योंकि ये विगोरसली रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑब्वियसली स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल K2O, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये हाईली स्टेबल होते हैं। तो इनको अगर हमें सेपरेट करना है ऑक्सीजन से तो हम लोग नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, कैथोड एनोड है ना, इलेक्ट्रोड्स लेते हैं दो, फिर उसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो हमारा एक्चुअली जो एनोड होता है उस पर हम लोग इम्प्योर मेटल्स लेते हैं, तो जो प्योर मेटल्स है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, बट अभी ये जानिए कि जो भी मेटल ऑक्साइड जो कि स्टेबल होते हैं उसे हम नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट से सेपरेट नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। लेकिन जो इतने स्टेबल ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं मेटल के, फॉर एग्जांपल HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड, तो इनके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, तो इससे जिंक सेपरेट हो गया और ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ से हम लोग सेपरेट कर लिए। तो किसके लिए यूज़ होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाए, कौन नहीं बनाएगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में बॉटम पे है वो सब हो जाएंगे। तो ये था रिडक्शन मेथड। अब आते हैं हम लोग फोर्थ मेथड, दैट इज़ रिफाइनिंग। तो यहाँ तक ना हम लोग को 95% या 99.8 या 98% तक प्योर हम लोग को मिल गया, लेकिन फिर भी हम लोग को एकदम प्योर फॉर्म चाहिए ताकि हम लोग यूज़ कर सके विदाउट एनी फेलियर, मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए हम लोग पूरा का पूरा 100 तो पॉसिबल नहीं है, बट 99% अगर हमें प्योर करना है तो हम लोग लास्ट में उसका रिफाइनिंग भी करते हैं। तो रिफाइनिंग का जो मेथड है वो 3 तरह से किया जाता है, आइदर डिस्टिलेशन, लिक्वेशन और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टिलेशन क्या होता है। तो डिस्टिलेशन मेथड में बेसिकली डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपका जो भी मेटल मिला, इसके साथ अभी भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़, हम मान रहे हैं कि कुछ इम्प्योरिटीज़ अभी भी है, तो इसको हम लोग यहाँ रख दिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू उसके इम्प्योरिटी का, तो क्या होगा, इसमें हम लोग हीट करेंगे इसे, ठीक है। तो क्योंकि ओर का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो पहले वेपराइज हो जाएगा, तो वो पहले वेपर बन के फिर यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है तो वेपर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा ओर कलेक्ट हो जाएगा, और इम्प्योरिटीज़ जो इसमें है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो यहीं पे लेफ़्ट आउट हो रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग सेपरेट कर लिए, एकदम प्योर फॉर्म हमें यहाँ से मिल गया। किस मेथड से? बाय डेस्टिलेशन मेथड से। अब नेक्स्ट मेथड इज़ द लिक्वेशन मेथड। ये डिपेंड करता है लोअर बॉइलिंग पॉइंट। अगर मान लीजिए ओर है जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, फॉर अगर मेटल है आपका और उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर कम है एज़ कम्पेयर टू उसके इम्प्योरिटी से, तो हम इस मेथड से उसे सेपरेट कर सकते हैं। क्या होता है, यहाँ पे हम मेटल और उसके इम्प्योरिटीज़ को रखते हैं और इसे हीट करते हैं। क्योंकि मेटल कैसा है, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो पहले मेल्ट हो जाएगा और यहाँ पे फ्लो करके यहाँ पे कलेक्टेड हो जाएगा, और इम्प्योरिटीज़ क्योंकि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो यहीं पे लेफ्ट रहेगा। तो ये था सेकेंड मेथड, दैट इज़ लिक्वेशन मेथड। अब आते हैं हम लोग थर्ड मेथड, दैट इज़ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और ये मेथड का यूज़ हम लोग एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ करते हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड भी है। तो इस मेथड में बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक नेगेटिवली इलेक्ट्रोड जिसे कैथोड बोलते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसे एनोड बोलते हैं, फिर नेगेटिव एंड वाला नेगेटिव एंड बैटरी से कनेक्ट होगा और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड वाले बैटरी से कनेक्टेड होगा, और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और फिर हमें मिलता है प्योर मेटल। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एनोड को बनाया जाता है किससे, इम्प्योर मेटल से। जो भी हमें फोर्थ मेथड दैट इज़ रिडक्शन मेथड से जो हमें मेटल मिला, अब मान लीजिए उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज़ है तो वो हम लोग कहाँ पे रखते हैं, एनोड पर रखते हैं, ठीक है। अब जब इसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो जो भी प्योर मेटल है वो आ जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, और यहाँ से फिर ये डिपॉजिट हो जाता है कैथोड में, और जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो सेटल डाउन हो जाएगा, या फिर कुछ इम्प्योरिटीज़ सॉल्यूबल होगा इस सॉल्यूशन में तो वो सॉल्यूबल के फॉर्म में हो जाएगा। बट यहाँ पे कैथोड पर हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा, प्योर फॉर्म मिल जाएगा मेटल का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये कॉपर का मेटल है और इसमें इम्प्योरिटीज़ है, तो इम्प्योरिटीज़ जो है वो सेटल डाउन हो गया, और कॉपर हमें पता है एनोड पर कैसा रिएक्शन होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना। तो कॉपर जो है अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। अब ये आ गया हमारा एक्वस सॉल्यूशन में, तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाएगा, पॉजिटिव ऑब्वियसली जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। तो अब कैथोड पर कैसा रिएक्शन होगा, कैथोड पर CO2 प्लस, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो ये अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनेगा कॉपर, तो प्योर कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, कहाँ पे, कैथोड पर। तो ये था हमारा थर्ड मेथड। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया प्योर मेटल जो कि हमें चाहिए था। अब यहाँ से हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए, है ना। नाउ नेक्स्ट, अब हम आते हैं एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में। तो उससे पहले एल्यूमिनियम्स के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। तो एज वी ऑल नो कि एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, उसका सिल्वरी वाइट मेटल का कलर होता है उसका, और उसका एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक नंबर की, तो क्या होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो है 13 होता है और मास नंबर 27 होता है। और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के या नंबर ऑफ प्रोटॉन के, अगर न्यूट्रल है तो क्या हो जाएगा 283, ये उसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो वैलेंसी क्या होगा एल्यूमिनियम का 3 होगा,
क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट करेगा तो कैसा बन जाएगा, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव हो जाएगा इसका। तो इसका वैलेंसी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब इसका पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, तो आपको पता है ये कहाँ पे आता है, 3rd पीरियड में और 13 ग्रुप में, और इसको हम लोग 3A भी बोलते हैं। और एल्यूमिनियम कैसा एलिमेंट है, ये मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है इन दी अर्थ क्रस्ट। और एल्यूमिनियम तो हमें पता है कि बहुत रिएक्टिव होता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे कि वो ऊपर में ही लाइक करता है। तो चलिए अब हम लोग, क्योंकि ये अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने ये बताया, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसका जो ऑक्साइड है वो स्टेबल ऑक्साइड है। तो इसके लिए भी हम लोग नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट से एल्यूमिनियम को सेपरेट नहीं कर सकते उसके ऑक्साइड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज़ यूजुअल पहला मेथड तो क्या होगा, हमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि एल्यूमिनियम का ओर किस फॉर्म में है। तो बहुत सारा ओर होता है एल्यूमिनियम का, क्रायोलाइट, बॉक्साइट। तो बेसिकली जो मेन ओर है एल्यूमिनियम का दैट इज़ बॉक्साइट, जिसमें 60% Al2O3.2H2O होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका, बॉक्साइट ओर का। अब हमें ओर मिल गया, तो अब चलिए हम इसमें से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन के लिए पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, मतलब उसे पूरा क्रश करना है, एकदम प्योर फाइन पाउडर में हमें उसे कन्वर्ट करना है। अभी हम लोग इम्प्यूरिटीज़ को अलग नहीं कर रहे हैं, बस जो भी हमें ओर मिला है उसे फाइन पाउडर में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, इसमें हम लोग केमिकल मेथड या लिचिंग मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो जो केमिकल और लिचिंग मेथड यूज़ करने वाले हैं, इसमें ही हम लोग का जो प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से हमें एल्यूमिना मिल जाता है, मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिल जाता है। और यही कारण है कि इसमें हम लोग को कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे रिडक्शन में। तो रिडक्शन में भी मैंने बता दिया कि हमें नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ नहीं कर सकते इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज़ करेंगे और लास्ट में करेंगे रिफाइनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, क्रश कर दिए, और उसके बाद हम लोग हीट करते हैं। हीट क्यों करते हैं, ताकि अगर मान लीजिए उस ओर में कुछ वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज़ है तो वो वहाँ से सेपरेट हो जाए। तो अब आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो ना बच्चों, जब ये प्रोसेस जब हो रहा था तो ये प्रोसेस में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, और यही कारण है कि पहले के टाइम में एल्यूमिनियम बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे। लेकिन अब क्या है, अब इतने एक्सपेंसिव नहीं है। आप हर नूडल्स के शॉप में या कहीं पे भी आपको एल्यूमिनियम फॉयल कहीं भी मिल जाएगा, है ना, चीप रेट में। तो क्यों हुआ ये, क्योंकि इसका एक्सट्रैक्शन ईजी बनाया गया। तो इनको ईजी बनाया किसने, तो बेयर्स प्रोसेस, बेयर साइंटिस्ट ने, तो इन्होंने ये मेथड दिया है, इसलिए हम इसे बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 मेथड होता है इसमें। तो पहला मेथड क्या है, हम लोग ने अभी तक वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज़ को सेपरेट कर दिया, लेकिन उसमें बहुत सारे और भी इम्प्यूरिटीज़ होगा। तो सेकेंड प्रोसेस में हमें इम्प्यूरिटीज़ को ही सेपरेट करना है। तो हम लोग बॉक्साइट ओर लिए, इसमें हम लोग कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किए, और यहाँ पे जो टेम्परेचर हम रखे वो 140 to 150 डिग्री सेल्सियस। तो क्या प्रोडक्ट मिला हमें, यहाँ पे मिला सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। और इसका क्या फॉर्मूला है, NaAlO2 और प्लस वाटर मिला, प्लस यहाँ पे इम्प्यूरिटीज़ मिला जो कि इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ था। ठीक है, तो हमें इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ मिल गया, तो हम लोग इसे सेपरेट कर दिए फिल्ट्रेशन से। तो अब आते हैं नेक्स्ट मेथड। पहला मेथड से हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिला। अब इसी सोडियम एल्यूमिनेट को हम लोग कूल करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा हमें। तो अब यहाँ पे जो भी सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज है, सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज वो एल्कली में सॉल्युबल हो जाएंगे, और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। और हाँ,
इसे ये नहीं बोलते, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है उसे हम बोलते हैं रेड मड। तो यहाँ से ये हम लोग सेपरेट कर दिए। नेक्स्ट मेथड में जो भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ था उसको सेपरेट कर लिए। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। अब हम लोग को जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला इसे हम लोग हीट करेंगे टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें मिलेगा एल्यूमिना। क्या होता है ये? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस वाटर। तो यहाँ से हम लोग इसको ड्राई करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? एल्यूमिना। और ये ऑक्साइड के फॉर्म में मिल रहा है, तो हमें थर्ड मेथड करने का ज़रूरत ही नहीं है, दैट इज़ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन दिस मेथड। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो पहला जो स्टेप है ना, इसका जो टाइम लगता है वो 2 to 8 आवर्स लगता है ये रिएक्शन को होने में। तो समझ में आया 3 मेथड। पहला मेथड क्या है? उस बॉक्साइट ओर में हम लोग कॉस्टिक सोडा को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट। अब उस एल्यूमिनेट को हम लोग क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे इसे रिएक्शन को करा रहे हैं, तो अब उसे हम लोग कूल करेंगे 50 डिग्री पे, तो हमें मिल जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिर से हम लोग अलग करेंगे, उसे हीट करेंगे, तो वहाँ से मिल जाएगा एल्यूमिना, जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने 3 इम्प्योरिटीज़ को अलग किया। पहला वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ क्या किए? हम लोग सिंपली हीट किए तो वॉलेटाइल जो था वो निकल गया। उसके बाद पहला स्टेप से हमें मिल गया इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, जिसको रेड मड भी बोलते हैं। फिर सेकेंड स्टेप से हमें सॉल्युबल इम्प्योरिटी सेपरेट हो गया। अब लास्ट में हमें एल्यूमिना मिल गया। तो बेयर्स प्रोसेस से हमें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिल गया, जिसे हम एल्यूमिना भी बोलते हैं। और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बहुत स्ट्रांग होता है और यही कारण है कि इसे हम नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है? इसके लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का यूज़ करते हैं। और ये जो मेथड है स्पेशली फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम 2 साइंटिस्ट हॉल और हेरॉल्ट ने बताया था, इसीलिए इस प्रोसेस को हॉल एंड हेरॉल्ट प्रोसेस भी बोलते हैं। तो चलिए सीखते हैं हॉल एंड हेरॉल्ट प्रोसेस। इसमें क्या होता है? तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हमें लेना है एक रेक्टेंगुलर टैंक जो कि स्टील का बना हुआ है। यहाँ पे अगेन हम लोग प्योर आयरन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्योर आयरन कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। तो चलिए एक रेक्टेंगुलर टैंक ले लिए। और हाँ, ये जो टैंक होता है इसका बॉटम स्लोपिंग बॉटम बनाया गया है। क्यों? ताकि एल्यूमिनियम जो प्रिपेयर होगा वो ईजिली एक्सट्रैक्ट यहाँ से हो पाए। और क्या क्या रिक्वायरमेंट है? हमें इलेक्ट्रोड्स लेना होगा, कैथोड एनोड, इलेक्ट्रोलाइट्स लेना होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा? मोल्टन Al2O3। तो अब देखिए, अब जो इलेक्ट्रोड है ये कार्बन लाइंग जो बॉटम पे है, बॉटम पे हम लोग लेते हैं कैथोड जो कि है नेगेटिवली चार्ज्ड और एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज। बस ये इम्पॉर्टेंट है कि दोनों इलेक्ट्रोड कार्बन से ही बना होना चाहिए। तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही थी ना, जो एल्यूमिनियम हम लोग तो ले लिए, लेकिन अब इसे आयंस में तो ब्रेक होना ही होगा। तो इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो है कितना? 2072 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना टेम्परेचर प्रोवाइड होता है तभी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है? डिसोशिएट होता है। तो ये जो टेम्परेचर मेंटेन करना ये पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो इसीलिए एक सॉल्यूशन आया। और जो कि सॉल्यूशन किसने दिया? ऑब्वियसली हॉल एंड हेरॉल्ट ने ही दिया है। तो इसमें उन्होंने क्या बताया कि इसमें उन्होंने मोल्टन एल्यूमिना के साथ और भी इलेक्ट्रोलाइट्स लिया। तो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स थे? वो थे क्रायोलाइट और फ्लोरस्पर। तो इसमें क्रायोलाइट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, हम सब देखते हैं अभी। तो एल्यूमिना जो लिया गया वो 20%, क्रायोलाइट का फॉर्मूला Na3Al(F6) होता है, ठीक है। और इस क्रायोलाइट 60% लिया गया था और फ्लोरस्पर जो कि CaF2 होता है वो 20% लिया गया और मोल्टन एल्यूमिनियम अगेन 20%। तो ये 3 इलेक्ट्रोलाइट्स लिया गया। तो जब ये 3 इलेक्ट्रोलाइट्स लिया गया तब इन्होंने देखा कि जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होके 950 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। मतलब इस टेम्परेचर पे अब इसके जो आयंस है, इन सब के आयंस जो है वो डिसोशिएट कर गए। तो यही कारण था इन 3 इलेक्ट्रोलाइट्स का लेने का।
और भी क्या रीज़न था, एक और रीज़न था कि इनके वजह से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई और ये एक सॉल्वेंट की तरह भी काम किया इसमें। तो हो गया, ये कैथोड है, एनोड है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अब जब हम यहाँ से हीट करेंगे तो हमें एक और चीज़ का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ कोक। तो हम लोग ना इस एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो इसमें हमने कोक का पाउडर को भी स्प्रिंकल कर दिया जाता है। क्यों? इसके पीछे भी दो रीज़न है। तो पहला रीज़न क्या है कि जो हम हीट यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट लॉस नहीं हो पाए, यही कारण है कि कोक यहाँ पे स्प्रिंकल कर दिया जाता है। और दूसरा कारण क्या है वो हम लोग थोड़ी देर में समझते हैं। तो चलिए, अब जैसे कि 950 डिग्री पे ये डिसोशिएट करेंगे, तो चलिए सबसे पहले इसके आयंस लिख लेते हैं। तो Na3LF6 है, तो 3Na प्लस Al प्लस 3 प्लस 6F माइनस, और फ्लोरोस्फर कैसे डिसोशिएट होगा, Ca2 प्लस 2F माइनस, और Al2O3 2Al प्लस 3 प्लस 3O2 माइनस। अब चलिए, यहाँ पे इतने सारे आयंस हमें मिल गए 950 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या होगा, अब जो पॉजिटिव है वो किधर जाएंगे, ऑब्वियसली नेगेटिव, मतलब कि कैथोड के पास जाएंगे, और नेगेटिव वाले जाएंगे एनोड के पास, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब बच्चों, अब समझिए कि इन सब में से यहाँ पे तो अलग अलग कटायंस है, अलग अलग अनायंस भी हैं। तो अब इन इतने सारे जो कटायंस हैं, इनमें से सबसे पहले किनका मूवमेंट फास्ट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करता है एक्टिविटी सीरीज़ में। तो एक्टिविटी सीरीज़ का जो हमने ऑर्डर देखा है ना, तो उसमें से जो भी आयंस जो नीचे होते हैं, जो भी मेटल्स अगर नीचे हैं, तो वो सबसे पहले डिस्चार्ज होना चाहते हैं। तो जैसे कि सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम लोअर लाई करता है इन एक्टिविटी सीरीज, इसलिए सबसे पहले ये डिस्चार्ज होगा। मतलब ये सबसे पहले जाएगा कहाँ पे, किसके पास जाएगा, कैथोड के पास, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज कैथोड पे जाएगा। और हमें पता है कि कैथोड पे कैसा रिएक्शन होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, ऑलवेज रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो जैसे Al प्लस 3 है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और यहाँ से एल्यूमिनियम मिल गया हमें, और यहाँ पे स्लोपिंग बॉटम है तो यहाँ से हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजली। अब एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो एनोड के लिए हमारे पास दो है, फ्लोराइड और ऑक्साइड आयन। तो फ्लोराइड और ऑक्साइड में अगर आप देखें तो ऑक्साइड जो है वो लोअर लाई करता है, तो सबसे पहले कौन डिस्चार्ज होगा, ऑक्सीजन डिस्चार्ज होगा। तो ऑक्सीजन, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। मतलब इसके पास O2 माइनस था, मतलब इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो क्या होगा O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो हमें पता है ये बहुत रिएक्टिव होता है, नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके O2 बना लेंगे। तो एनोड पे क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, और कैथोड पे एल्यूमिनियम। अब एक और रिएक्शन होगा, क्या होगा, तो आइए समझते हैं। अब आप देखिए कि एनोड बना हुआ है कार्बन से, कैथोड भी कार्बन से, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये सब कार्बन का बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मिल रहा है ऑक्सीजन। तो ये रिएक्ट कर जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के साथ। कैसा रिएक्शन होगा, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, है ना, ये रिएक्शन होगा। और ये रिएक्शन कैसा होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। और यही कारण है कि जो मैंने बताया ना कि दो रीज़न है कोक पाउडर स्प्रिंकल करने का। पहला जो हीट लॉस हो रहा है उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसको रिड्यूस कर सके, और मतलब हीट लॉस जो हो रहा है उसको कम कर सके। और दूसरा रीज़न क्या था कि ये
एनोड का बर्निंग से बचा सके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है तो स्प्रिंकल रहेगा तो उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये 2 रीज़न था। और हाँ, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि हमें एनोड को बार बार चेंज करना है। क्यों? क्योंकि ये लॉस होते जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दे रहा था। तो यहाँ से हमारा हॉल हेरोल्ड प्रोसेस ख़त्म होता है। इस प्रोसेस से हमें अप्रॉक्स 99.8% प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है। लेकिन फर्दर अगर हम चाहते हैं इसका प्योरीफिकेशन करना ताकि हमें एकदम प्योर फॉर्म मिल जाए, लाइक 99.9%, पूरा 100% पॉसिबल नहीं है, बट 99.9% प्योर भी हम लोग कर सकते हैं। और वो कौन सा मेथड है? रिफाइनिंग मेथड है, जो कि लास्ट मेथड होता है। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट मेथड। हाँ, ये रिफाइनिंग मेथड को बोलते हैं हुब्स इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, क्योंकि अगेन ये साइंटिस्ट हुब्स के द्वारा दिया गया है। तो इस मेथड में क्या होता है, इसमें बेसिकली हमें 3 लेयर्स बनाते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर में जो हमें 99.8%, अभी यहाँ पे इसको बोला जा रहा है इम्प्योर एल्यूमिनियम, ऑब्वियसली 99.8 है तो प्योर बोल सकते हैं, बट स्टिल क्योंकि हमें इसका भी प्योर फॉर्म चाहिए तो हम इसे बोल रहे हैं कि ये इम्प्योर है एल्यूमिनियम। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट लेयर में रखते हैं किसको? इम्प्योर एल्यूमिनियम, जो कि हमें कहाँ से मिला है? हमें फोर्थ मेथड दैट इज़ हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से मिला। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे सेकेंड लेयर में हम लोग मिक्स्ड फ्लोराइड रखते हैं। किसका? या बेरियम का, या फिर कैल्शियम का, या सोडियम का, फॉर एग्जांपल NaF या फिर CaF2, ये सब के फ्लोराइड्स हम लोग सेकेंड लेयर और यू कैन से मिडिल लेयर पे रखते हैं। और इसका रीज़न क्या है, ये हम क्यों लेते हैं? ताकि ये कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करे। ये छोटे आयंस हैं तो स्मॉल आयंस है तो मूव फास्ट करेंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होगा। और थर्ड लेयर क्या होता है? थर्ड लेयर में होता है प्योर एल्यूमिनियम। अब देखिए, इसमें भी अगेन हमको लेना है कैथोड एनोड। तो यहाँ पे कार्बन लाइंग, बॉटम पे जो कार्बन लाइंग होता है ये अब यहाँ पे एनोड का होता है, बस ये ध्यान में रखना है। और ऊपर में क्या होता है? ये कैथोड, जो कि निगेटिवली चार्ज्ड है। अब चलिए, अब देखते हैं रिएक्शन क्या होगा एनोड पर और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा। तो देखिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, जो प्योर एल्यूमिनियम है, ये क्या होगा? एनोड पर क्या होता है? लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, +3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमको मिल गया Al+3। अब ये यहाँ पे मूव करेगा और हमें ये पता है कि कौन पहले डिस्चार्ज होगा, Al+3 होगा डिस्चार्ज, कि Ca2+ या Na+। तो इसमें से हमको क्या पता है? जो लोअर होता है, लाई करता है, वो फास्ट डिस्चार्ज होगा। तो ये मूव करके सेकेंड लेयर से फर्स्ट लेयर में आएगा और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो यानी कि Al+3 को कैथोड पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये बन जाएगा क्या? प्योर एल्यूमिनियम। और ये जो प्योर एल्यूमिनियम है वो कितने % प्योर है? वो होगा 99.9% प्योर एल्यूमिनियम। अब हम इसे इतना प्योर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसे इलेक्ट्रिकल वायर या सर्किट में यूज़ करते हैं ना एल्यूमिनियम का, तो ताकि इसका जो रेजिस्टेंस है उस पर अफेक्ट ना करे, और यही कारण है कि हम इसे एकदम प्योर बना रहे हैं। तो चलिए, ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज़ एलॉय। तो एलॉय क्या होता है? एलॉय इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, या फिर हम ये कह सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 1 और मोर मेटल्स विथ सर्टेन नॉन मेटल्स। और होमोजीनियस क्या होता है? जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट। तो ये था एलॉय के बारे में कि होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। अब ब्रास क्या होता है? तो ब्रास भी एक क्या है? एलॉय है। किसका एलॉय है? कॉपर एंड जिंक का।
ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको याद रखना है एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो एमलगम क्या है? तो एमलगम भी एलॉय है। किसका एलॉय है? मरकरी का एलॉय है विथ सर्टेन मेटल्स सच एज जिंक, सोडियम, Ag, Au, कॉपर गोल्ड with some नॉन मेटल्स। ये क्या हो गया? ये हो गया एमलगम। अब डेंटल एमलगम क्या होता है? ये एलॉय है मरकरी विथ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मरकरी विथ सिल्वर टिन एलॉय। अब हम ये समझते हैं कि एलॉइंग करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो इसके पीछे रीज़न इम्पॉर्टेंट है जानना। क्या क्या रीज़न है? टू मॉडिफाई द अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस या कलर को मॉडिफाई करने के लिए। जैसे कि हमें पता है कि स्टील ज़्यादा शाइनिंग होता है एज़ कम्पेयर टू आयरन जिससे वो बना है ना। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट, टू मॉडिफाई द केमिकल रिएक्टिविटी। हमें पता है कि सोडियम एमलगम दैट इज़ Na+Hg, ये क्या होते हैं? ये लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सोडियम। तो इससे हम लोग क्या मॉडिफाई कर दिए? केमिकल रिएक्टिविटी। थर्ड पॉइंट, टू इंक्रीज द हार्डनेस। हमें पता है कि ब्रास जो कि कॉपर एंड जिंक का बनाया हुआ है वो ज़्यादा हार्ड है एज कंपेयर टू कॉपर। अब फोर्थ पॉइंट, टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसका मतलब जैसे कि निक्रोम है, निक्रोम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो ये था रीज़न कि आखिर हम लोग एलॉय क्यों करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस है तभी तो करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। ये इम्पॉर्टेंट टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि ठीक है, अगर प्रिंसिपल मेटल एल्यूमिनियम है तो इसका एलॉय क्या होगा, इसका कंपोजिशन कौन कौन से एलिमेंट से मिलके ये बने हैं, कितना परसेंटेज होता है। परसेंटेज अगर नहीं भी याद है तो भी अप्रॉक्स याद रहना चाहिए। फिर इम्पॉर्टेंट क्या है? प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट है, और फिर इसके यूजेस। तो चलिए एक डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि एल्यूमिनियम, अगर प्रिंसिपल मेटल हमारा एल्यूमिनियम है तो उसका जो एलॉय होता है उसका नाम है डुरालुमीन, और उसका जो कंपोजिशन है उसमें एल्यूमिनियम 95% होता है, 4% कॉपर होता है, 0.5% मैग्नीशियम और 0.5% मैग्नीज होता है। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? ये लाइट है बट स्टिल स्ट्रॉन्ग एज स्टील, और ये हार्ड है, रेजिस्टेंस कोरोजन नहीं होता है इसमें ज़्यादा, हाईली डक्टाइल, क्योंकि हमें पता है कि एल्यूमिनियम रिएक्टिव है, लेकिन जब इसका एलॉय बन गया तो ये रेजिस्टेंस टू कोरोजन, इसमें मतलब कोरोजन इतना ईजिली नहीं होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट, मतलब नेक्स्ट क्या है? यूजेस। यूजेस में इसका बॉडीज़ ऑफ एयरक्राफ्ट, बसेस या ट्रेन्स, ट्यूब्स, ये सब बनाने में यूज़ होता है, या फिर लाइट टूल्स और प्रेशर कुकर में भी इसका यूज़ होता है। तो ये था, ये सारा आप लोग देख लीजिए, और ये इम्पॉर्टेंट है आपको, तो यहाँ ये चीज़ तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग लास्ट प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं इस चैप्टर से, जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, क्योंकि एक बार उन्हें देखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपका क्वेश्चंस कैसा आएगा इस चैप्टर से। तो सबसे पहला है द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो अभी हमने सीखा क्या क्या होते हैं एल्यूमिनियम के ओर। बॉक्साइट होते हैं, क्रायोलाइट होते हैं। तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Na3Al(F6). तो ऑप्शन में भी है क्रायोलाइट, हेमेटाइट तो आयरन का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ ऑप्शन। नाउ द सब्सटेंस विच हेल्प्स lower the fusion point of the mixture in Hall-Héroult process। तो Hall-Héroult process में कौन सा सब्सटेंस है जो कि हेल्प करता है टू लोअर द टेम्परेचर? तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ कर रहे थे, है ना। कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स? क्रायोलाइट और फ्लोरस्पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में सिर्फ फ्लोरस्पर है, तो ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट। Give the chemical formula of bauxite, cryolite and sodium aluminate। सोडियम एल्यूमिनेट कहाँ से मिला था हमें? जब हमने बॉक्साइट को हीट किया था इन प्रेजेंस ऑफ कॉस्टिक सोडा, है ना। तो इन सब के फॉर्मूला आप खुद ही लिख लेंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब नेक्स्ट है
Answer the following questions based on the extraction of aluminium from alumina by Hall-Héroult process. ठीक है, Hall-Héroult process से क्वेश्चन है, what function of cryolite used along with the alumina as the cryolite? What is the function? cryolite का function क्या है? ये क्या करता है? इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ये लोअर करता है मेल्टिंग पॉइंट, है ना, और कंडक्टिविटी इंक्रीज करने में भी काम आता है. तो ये था इसका फंक्शन. अब नेक्स्ट है, वाई इज पाउडर्ड कोक स्प्रिंकल्ड? तो इसके दो रीज़न थे. पहला, जो हीट लॉस हो रहा है बाय रेडिएशन उसको रिड्यूस कर सके, और दूसरा क्या था कि बर्निंग ऑफ एनोड को बचा सके, प्रिवेंट कर सके. नेम द इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज कलेक्टेड. तो इसमें हमें तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम बताना था. क्या क्या हो जाएगा? एल्यूमिना हो जाएगा, और क्या था? क्रायोलाइट था. क्रायोलाइट का फॉर्मूला Na3Al(F6), और क्या था? एक फ्लोरोस्फर, दैट इज CaF2. तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ ख़त्म होता है. आज हमने पूरे चैप्टर मेटलर्जी को वन शॉट में कंप्लीट किया. आई होप आप सबको ये समझ में आया हो अच्छे से, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड इफ़ यू रियली फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मेधा गुरु.